बच्चे दोनों डिस्प्लेसमेंट, अब ये हालत रहेगा तो कैसे होगा, ये तो 9th क्लास की पढ़ाई है बच्चा। डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, अभी पढ़ ही रहे हैं कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, पावर, एनर्जी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, स्केलर, 12th क्लास फर्स्ट यूनिट। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो वेक्टर। शो एनीवन एट ऑफ द फॉलोइंग, शो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। इसमें आपको जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री थी ना, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस, वो प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है? ये चीज़ मैंने बोला था कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, अगर कोई पैराबोलिक पाथ है तो उसका इक्वेशन कैसा आना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो पता चल जाएगा कि जो पाथ है वो पैराबोला है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन डिराइव करना था। इतना सेंस हमने यूज़ किया? हाँ बेटा, नहीं यूज़ किया सेंस? अभी वही जब रिजल्ट आएगा तो फिर सर विल बी क्वेश्चनिंग मी कि बच्चे ये पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। क्या बताऊँ मैं, क्यों क्या बताऊँ? ये तो सारे रिटन है, मैंने बोला भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। आ गया। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अभी सिलेबस में नहीं है, आएगा अभी 3 दिन के अंदर। हाँ, सो बाकी 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। बाप रे, वर्क डन ये कर नहीं पाए आप, ये तो अभी सैटरडे फ्राइडे का टॉपिक है, ये फ्राइडे का ही टॉपिक है, बहुत दूर का भी नहीं है। थोड़ा ध्यान दोगे तो सब कुछ आएगा। वेरिएशन ऑफ अ फोर्स, आपको ये क्वेश्चन अभी कर सकते हो या आज भी कर ही सकते हैं। आपको क्या है, फोर्स का जो वेरिएशन है, फोर्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 4x, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? आंसर वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि उसके साथ आ गया है x, और x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, स्प्रिंग पहले जब डिस्प्लेस हुआ कम फोर्स लगा, पर आगे और डिस्प्लेसमेंट आपको करना है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो फोर्स बढ़ गया, यानी वेरिएबल। यहाँ पे भी फोर्स अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है 6x या फोर्स इज इक्वल टू 60, ये वाला फोर्स कैसे चेंज हो रहा है, वेरिएट कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। और ये वाला फोर्स में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है रीज़न, यानी कि वो वेरिएबल फोर्सेस हैं। ये भी एक वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है, और इसमें आपको लिमिट्स दी हुई है। डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 मीटर टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है, वर्क डन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि आपने मुझे क्या क्या बोला था, 1D एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस एंड लॉज ऑफ मोशन एंड, सो दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस देन। ये वर्क का फॉर्मूला है। अब वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालोगे, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इनिशियल लिमिट जो कि ये है, एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट की लिमिट जो कि ये है। आ रहा है समझ? तो अब इनिशियल पॉइंट क्या है, 1 मीटर 2 मीटर, एफ कितना दिया हुआ है, 6x² माइनस 4x माइनस 8 इंटू dx, 1 to 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6 इंटू, हाँ 6 इंटू 2 इंटू दैट्स इट x माइनस 4, खत्म। यहाँ पे कोई x नहीं है, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अभी क्या होगा, 12x माइनस 4, लिमिट है 1 से 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह पे पहले अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट डालेंगे। सो 12 इंटू 2 माइनस 4 माइनस ऑफ 12 इंटू 1 माइनस 4, ये आ गई अपर लिमिट, ये आ गई लोअर लिमिट। आंसर 12 2 ज़ा 24 माइनस 4 20 माइनस 12 माइनस 4 इज 8। आंसर इज 12। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन, 12 जूल इज दी आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। ये तो फ्राइडे की क्लास है, वेरिएबल फोर्स। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स था ये क्वेश्चन का, सोचो। एक्सप्लेन बैलेंसिंग और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग फैन। कहाँ से, किसने क्वेश्चन पेपर बनाया है ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है।
A spring ball of mass, this is dropped from some height on falling freely for 105 क्या होता है 10 seconds होगा. It explodes into two fragments of mass ratio. A car moving a straight, ये वाला किया किसी ने. फोर्थ क्वेश्चन, a car moving on a straight road with velocity speed 120 km/h is brought to rest. यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी 120. द कार कवर्स द डिस्टेंस दिया है. कैलकुलेट एवरेज रिटार्डेशन, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, टाइम, सब कुछ. 3 इक्वेशंस हैं आपके पास. ओके, ये आ गया होगा. डिफाइन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. डिफाइन करना है. द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और उसका फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये सब आपके नोट्स में है. अगर मैं एवरेज की बात बोल दूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. इंस्टेंटेनियस बोल दूं तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अपॉन, या फिर बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम. इस तरीके से उसको निकालना था. अब ये पूछा है कि कब वो सेम होते हैं? जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी मूव करती है तभी. अगर चेंज करने लगोगे तो वहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा. डायरेक्शन चेंज करने लगोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. दोनों के दोनों का जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है, कभी भी वो उतना ही रहने वाला है जब सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन बहुत लंबा है, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ईजी होगा. 2 क्वेश्चंस इसके थोड़े से आउट से थे. एक तो पहला ये वाला क्वेश्चन, पर एक करना चाहिए था आपको, और तीसरा क्वेश्चन. एनीवेज, तो ओवरऑल ये पेपर इजी है, थियोरेटिकल बेस्ड है. लगभग सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं क्लास में. जो आउट ऑफ सिलेबस है वो करने वाले हैं. तो अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं समझ में आया एंड ऑल दैट बकवास, तो फिर आप ही में कमी है कि प्रैक्टिस जो टाइम है आप लोग कम दे रहे हैं खुद को. इतना ही है ना? मेरी गलती है क्या? बोलो भाई. अब उस दिन ये भी पता चला कि कुछ बच्चों को हिंदी भी नहीं समझ में आती है, तो बताइए क्या करें? मराठी में कहाँ तक लेकर जाओगे खुद को? अगर मैं सिर्फ हिंदी ही बोलूँगी तो मैं इंग्लिश में कहाँ तक लेकर जाऊँगी? मैंने तो सीखा है चीज़ों को. एक बच्चा आके उस दिन बोलता है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, तो फिर मैंने खुद का ही एग्जाम्पल दिया. ये प्राउड वाली चीज़ नहीं है, बट ये रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है. जब मैं वाइजैग में थी, आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक और अंडरस्टैंड इवन तेलुगु, बिकॉज आंध्र प्रदेश में कौन सा बोलते हैं लैंग्वेज? आर वी अवेयर? इंडियन स्टेट ही है, आपको सब पता होना चाहिए. आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है. एंड माई कॉलेज एडमिशन वॉज देयर बिकॉज माई फादर इज़ इन नेवी. तो क्या होता है कि वहाँ पे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. आई गेव देम कंप्लेन, बट देन दे वर हेल्पलेस. कि आप लोकली हो यहाँ पे, आपको सीखना पड़ेगा. धीरे धीरे सीख लिया. 1 साल लगा, सब समझ में आने लगा. और पढ़ाई में क्या होता है, अब यहाँ पे मैं जूल, ये सब चीज़ें तो मैं हिंदी या मराठी में तो बोल नहीं सकती ना. साइंस में तो लैंग्वेज बस एक थोड़ा सा मीडियम है, बाकी सारी चीज़ें तो साइंटिफिकली होती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बैरियर्स हैं, उसको हटाओ. ये तुम लोग अपने सामने क्या कहते हैं उसको, हर्डल है. उसके सामने ऐसे खड़े रहोगे, दीवार की उस तरफ की दुनिया कभी दिखेगी ही नहीं. ठीक है, तो काइंडली टेक योर टाइम. ठीक है, टेक योर टाइम. टाइम इज़ योर्स फॉर द टाइम बीइंग. अभी के लिए तुम्हारा समय तुम्हारा है. कल वही समय तुम्हें बांटना पड़ेगा सभी को. नहीं मिलेगा इतना टाइम. प्लीज़ पूरा का पूरा यूटिलाइज़ करो और पढ़ाई करो इन्हीं सब चीज़ों को. फिज़िक्स में मैं जान रही हूँ कि आप लोग कम समय दे रहे हो, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, पर ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते. वी हैव गॉन थ्रू. एक बार में कुछ नहीं समझ में आता था, कुछ भी नहीं समझ में आता था. 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार पढ़ने में समझ में आता है. ऐसे ही सब्जेक्ट को मत समझो, ये बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे. लास्ट टॉपिक क्या था आपका? और आई कांट सी फाइंड. सॉरी, पेन ड्राइव में लाया था. लास्ट टॉपिक क्या है बताइए जल्दी से. हाँ, ओके. वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स. अभी आपने एक एग्जांपल भी देख लिया, आगे बढ़ते हैं फिर. एनर्जी
सो वर्क एंड एनर्जी दोनों भाई भाई हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी. एनर्जी कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्म्स. अलग अलग प्रकार के एनर्जीज दुनिया में है. कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग मुझे दीजिए, इंट्रैक्शन करिए. चंचल बताइए कुछ एग्जाम्पल्स एनर्जी के. एनर्जी इतनी बार मैं बोलती भी हूँ तो मैं बोल देती हूँ कुछ. साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ब्ला एनर्जी, दिस एनर्जी, दैट एनर्जी. एग्जाम्पल दीजिए. सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी. यस यू कैन से. बाकी इतनी देर से बोल रही हूँ, ये भी तो एनर्जी है. साउंड एनर्जी, अदर देन दैट heat energy, light energy, these are all the form of energies. Without them we can't sustain. These are all forms of energy. अब वर्क में आपको स्पेसिफिकली कौन सी वाली एनर्जी पढ़नी है? आपको ये वाली एनर्जी पढ़नी है, मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें दो टाइप होते हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक. यानी कि ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से काम हो रहा है. और काम कब होता है? व्हेन यू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स. फोर्स लगाने की वजह से काम हो रहा है और वो काम के अंदर दो एनर्जीज आ जाती हैं. आपने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, काम हुआ. अब उस काम को उसने स्टोर किया अपने अंदर. अगर वो मूव होने लगा तो कौन सी एनर्जी है उसके पास? काइनेटिक एनर्जी. अगर वो मूव नहीं हुआ तो अपने अंदर वो कौन सा स्टोर करते जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी. यानी कोई बॉडी जब किसी हाइट पे है या कहीं पे भी है और वो मूव नहीं कर रहा है, एनर्जी क्या कर सकते हैं हम? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में. फिर से आप वही स्प्रिंग वाला एग्जांपल ही लीजिए. स्प्रिंग यहाँ पे बंधी हुई है, ये है कोई ब्लॉक, आप उसको ऐसे मूव करा रहे हैं. आपने एनर्जी दी ब्लॉक को, अपना जो मैकेनिकल एनर्जी है या इससे मस्कुलर एनर्जी है, आपने ब्लॉक को दी. ब्लॉक को आप ऐसे दबा रहे हो, अगेंस्ट इट्स रिस्टोरिंग फोर्स दबा रहे हैं. वही एनर्जी आ गई क्या? काइनेटिक एनर्जी में. अब मैं कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रही हूँ, वहीं पे रुका हुआ है. क्या कितना देर तक रुकेगा? अब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है ये बताओ? मस्कुलर एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी अब वो स्टोर हो गई है, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म्ड. कौन से फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी. जैसे आप ब्लॉक को छोड़ोगे वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. आपने फोर्स लगाया, काम किया, वर्क किया, उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई. ठीक है, वही एनर्जी कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जैसे ही रुक गई तो उसमें कौन सी एनर्जी रह गई? पोटेंशियल. जैसे ही पोटेंशियल आपने इसको छोड़ दिया, अब वो एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है, हमेशा स्प्रिंग के पास कुछ ना कुछ. ये मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रही हूँ, इस पेन को उठाने का काम अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रही है, इस पर मैं काम कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. राइट, मैं अपना फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई है. वो मूव नहीं कर रहा है पर वो करेगा ज़रूर. इसका मतलब उसमें कोई तो एनर्जी है क्योंकि वो मूव करने वाला है. इसमें कौन सी एनर्जी है? एक हाइट में जब वो है तो पोटेंशियल एनर्जी. जैसे इसको मैं लीव कर दूंगी, व्हेन आई लीव इट, व्हाट विल हैपन? इट विल स्ट्रेट अवे फॉल डाउन एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी. समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फोर्स लगाओगे काम होगा, और काम जब होगा तो एनर्जी चाहिए, और वही एनर्जी किस में स्टोर, कैसे फॉर्म में स्टोर हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. वो दोनों भाई भाई हैं. काम कब करोगे? जब एनर्जी होगी. समझ में आ रहा है? काम कब कर पाओगे? जब एनर्जी होगी. और काम जब कर लोगे तो उसके अंदर क्या स्टोर होगा? एनर्जी ही स्टोर होगा. ठीक है, सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released. प्लीज़ रीड दिस स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड ऑन योर ओन थिंग. थोड़ी सिंपल इंग्लिश है, आप अपनी भाषा में खुद को समझाइए कि ये क्या लिखा हुआ है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released. नहीं, रुको, पहले समझो उस चीज़ को, उसको बार बार पढ़ो, समझो. अमाउंट ऑफ बॉडी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the work it does when the body is releasing the energy. एक बॉडी के पास कितनी एनर्जी है? जितना अमाउंट वो काम कर सकता है, और कितना जब वो काम कर रहा होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा. दोज आर ऑल इक्विवेलेंट टू वन अनदर. बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वर्क इज इक्वल टू
वर्क इज इक्वल टू change in kinetic energy. Work is equal to change in kinetic energy. So K final minus K initial. Work done is equal to K final minus K initial. ये थोड़ी देर में और अच्छे से समझ में आएगा. आगे पढ़िए. Energy is a scalar quantity. Energy is a scalar quantity. SI unit of energy is joule, जो कि वर्क की थी. erg इज द CGS यूनिट. ये वाला आप रिलेशन देख चुके हो, याद हो जाना चाहिए. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी इनटू टू टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. हीट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, लाइट, केमिकल एंड मैग्नेटिक. आपने ये दोनों मिस कर दिया था, केमिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी. तो इसको आप एक काम करो, राइट डाउन दी हेडिंग एज एनर्जी. आपके टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन दे देते हैं. एनर्जी energy is defined as, for today's date, be disciplined. Energy is defined as the capacity of a body to do work. Next point, a body which possesses energy यानी उसके पास एनर्जी है. A body which possesses energy has an ability to exert a force on another body and displace it. Next line, mechanical energy. It is divided into two types, kinetic energy and potential energy. It is divided into two types. Kinetic energy and potential energy. Kinetic energy के ब्रैकेट में लिखिए हाफ mv स्क्वायर. KE इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और PE यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इंटू h. काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी. ओके, बताइए यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जल्दी से बताइए. यूनिट ऑफ एनर्जी इज CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 joule is equal to how many erg? What did I ask? 1 joule is equal to how many erg? 10 की पावर 7 erg. Okay. 1 kilowatt hour is equal to how many joule? लास्ट क्लास का है ये. 1 kilowatt hour is equal to how many joule? Yes, 3.6 into 6 जूल. ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आती हैं, ये याद करनी है, इसको कुछ समझना नहीं है. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू दिस मच जूल. ये आपका पावर इलेक्ट्रिसिटी में यूज होगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इंटू h. एनर्जी इज नथिंग बट वॉट. अभी जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला क्या लिखा? mgh. Energy is what? Work. Okay. Energy is what? Work done. और वर्क का आपने फॉर्मूला क्या लिखा था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. F.S था बेसिकली वो.
अब पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या निकाला है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स का है एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से ये फॉर्मूला आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी बॉडी में कब स्टोर होती है, जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता है या अगेंस्ट उसके अपने खुद के फोर्स, जो भी उसके पास जो भी एनर्जी होती है, जब पोटेंशियल एनर्जी किसी में कब स्टोर होती है, जब उसके खुद के खिलाफ कुछ काम होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको 3 टाइप की मिलेंगी। एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के पास अपनी एनर्जी है, जब उसे आपने से दबाया वो वापस अपनी जगह पे आ गया, वापस अपनी जगह पे आ गया, यानी कि उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी सेव होती जा रही थी। वो फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे। पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक और पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में, इसी क्लास में, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी सेव हुआ ना, वही तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो MGH। और तीसरा वाला आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। 3 चीज़ों के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक, क्योंकि उसमें चार्जेस होते हैं। चार्जेस हम जानते हैं पहले से भैया, उनके पास काफ़ी एनर्जी होती है। अब एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव, और वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ बहुत आराम से स्टेबल है, हो सकता है क्या? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगेटिव। ये आपस में बहुत ही स्टेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस चार्ज को हम यहाँ से कहीं दूर लेकर जा रहे हैं, उस स्टेबिलिटी से कहीं दूर लेकर जा रहे हैं, तो उसके पास अब हो जाएगा एक पोटेंशियल एनर्जी सेव। ठीक है, वो फिर वापस वो क्या वहीं पे रुकेगा, दौड़ के वापस इधर ही आ जाएगा, जैसे स्प्रिंग के केस में था, जहाँ पे भी स्टेबिलिटी मिलेगी वहाँ वो आ जाएगा। तो ये हम चैप्टर फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, किसमें, 12th क्लास में। वापस आ जाइए। एनर्जी इज वर्क, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg इंटू एच। अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, ये सब आपको लिखना है थोड़ी देर में। काइनेटिक एनर्जी को 12mv² से हम पढ़ रहे हैं, कैसे आया होगा ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। व्हाट इज वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ सकता है, फर्स्ट आपका जो इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, या मैं अगर पूरा लिखूं तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v² माइनस u² बाई 2s। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू v² माइनस u² बाई 2s आ गया, इंटू s ये आ गया। इस s को और इस s को मैं क्या कैंसिल कर सकती हूँ, तो अब क्या बचा ये 1/2 mv² माइनस 12 mu²। ठीक है, 12 mv² माइनस 12 mu²। अब काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब बॉडी मूवमेंट में होता है ना, जब मोशन में होता है, यानी कि इनिशियल जो उसकी स्पीड होगी वो 0 होगी इनिशियल, फिर फाइनली कब आई होगी, जब उसके पास कुछ वेलोसिटी अटेन होगा। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। सो दिस काइनेटिक एनर्जी अब क्या आ गई है, 12 mv²। सब आप पढ़ चुके हो, बस उसी को आपको पॉइंट में जगह पे स्टेबल करना है। समझ में आ गया? सो पोटेंशियल एनर्जी वॉज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो वॉज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया, एस कैंसिल हो गया। सो 12 mv² माइनस 12 mu²। इनिशियली रेस्ट पे हम काइनेटिक एनर्जी कंसिडर नहीं करते हैं, तो आपने उसको 0 कर दिया। सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12 mv²। यहाँ से इनका फॉर्मूला आया। क्या क्लियर है ये बात? सब कुछ रिलेटेड टू वर्क है, राइट। अभी आपने लास्ट में क्या लिखा है, ये एक बार वो शीट हो गई आपकी पूरी, याद हो गया जो भी ऊपर से नीचे था? आगे लिखते हैं हम नोट्स। इसको मुझे कैंसिल नहीं करना। राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी एज हेडिंग। किधर है नोट्स? हाँ, काइनेटिक एनर्जी। राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी
द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अंडरलाइन करिए और लिखिए, द एनर्जी possessed by, the energy possessed by a moving object, a moving object by virtue of its motion. पहले ही मूविंग ऑब्जेक्ट लिख चुके हो, बट स्टिल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. कब काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी के अंदर होगी? जब उसके अंदर मोशन होगा. समझ में आ रहा है? जब उसके अंदर मोशन होगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगी. सो काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट लाइन, इज इक्वल टू the work done on the body. Therefore, kinetic energy is equal to work done is equal to force into displacement. I expect you to write is completely, not just K, E और W. completely लिखो उसको, वरना W for watch कर दोगे तुम कुछ दिन में. पूरा लिखो. So kinetic energy is equal to work done is equal to force into displacement. force into displacement. इसके आगे खुद ही प्रूफ करिए जो मैंने अभी यहाँ पे राइट साइड में बताया था. प्लीज ट्राई. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसके आगे फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर एक्सेलरेशन को कैसे हमने रिप्लेस किया था, वो खुद से करो. अब भी जस्ट 3 मिनट पहले किया है बच्चों. प्लीज़ डोंट एक्ट कि तुमको भूल गया सब कुछ. प्लीज़ डोंट डू दैट. अभी जस्ट 3 मिनट पहले किया है. क्या नहीं याद आ रहा है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? अब तो शायद 4 महीने हो गए फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ते हुए. ये क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी टू द वर्क डन ऑन द बॉडी. हाँ, उसके आगे देयरफॉर के आगे भी मैंने कुछ लिखा है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये वही फॉर्मूला है. बहुत स्ट्रेंज कुछ नहीं है. आप लोग अभी तक वही पढ़ रहे थे ना, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वही चीज़ वहाँ पे वर्ड्स में लिखी है. आ गया? पीछे वाले बच्चों का क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट अंडरस्टैंड. अभी तो 3 मिनट पहले इतना इजीली डिस्क्राइब किया था इसको. फोर्स क्या है? पूरा ही लिख दें. मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब इसको हम फॉर्मूला वाइज लिखते हैं उनके अपने सिंबल में. मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s. सो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मास तो है ही जो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 into s. Displacement is also s here. S and s will get cancelled. Finally you are left with m v square minus m u square by 2. सेम चीज़ है, थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है. ये m u square will get cancelled because initially the body was at rest and we don't consider kinetic energy when the body was at rest. So it is nothing but half m v square. ठीक है? ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है. कुछ भी आ सकता है एग्जाम में. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. आ गए हम हाफ एम वी स्क्वायर से. अब हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन अगर डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे पहले से हमें m और v दिख रहा है. मैं इसको पोटेंशियल मोमेंटम बनाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? खुद से बताओ. एम वी स्क्वायर है, यानी कि m और v दोनों है, तो मैं क्या करूँगी? समबडी सेड इट.
नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई by m and divide by m. It won't make any difference because you are multiplying and dividing by the same term. So अब क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m. इसका मतलब क्या लिख सकते हो, p स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं, सिंस p इज इक्वल टू एम वी. देखो और देखो देखो याद करो, p इज इक्वल टू एम वी, राइट. यहाँ पे m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया तो p स्क्वायर लिख सकते हैं हम. सो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन आ गया, p स्क्वायर बाई 2m. तो मोमेंटम देयरफॉर क्या हो सकता है, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल रिलेशन. प्लीज कॉपी दिस एंड पुट अ स्टार मार्क, कीप इट इन अ ब्लॉक. P इज इक्वल टू 2m/ke. हर जगह पे आपको ये कैसे लिखा हुआ दिखेगा, देखो मोमेंटम कब आता है किसी बॉडी पे, बताइए आंसर समर्थ. राइट, मोशन से आता है. तो ऑब्वियसली कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे, हमेशा एनर्जी दो टाइप के हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल. मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल. अब मोमेंटम मोशन से ही आएगा. तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर बुक्स में ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, यही फॉर्मूला 2m इंटू ई. एनर्जी आपको समझना है कि वो कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, पहले तो ये लिख लो, बाद में आप ये भी लिख सकते हो एनर्जी. हो गया, कुछ क्वेश्चंस करें, कर पाएंगे. अब फॉर्मूला हो गया है, डेरिवेशन हो गया है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे. समझ आया यहां तक? ओके. टू बॉडीज ऑफ मास, हाँ लिखते जाओ जल्दी. Two bodies of mass is 4 kg and 25 kg. So sorry, ग्राम है वो, 4 ग्राम and 25 ग्राम. Two bodies of mass 4 gram and 25 gram are moving with equal kinetic energies. क्यों नहीं लिख रहे हो ओए? आगे बोल दिया मैंने यार, मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, फुल स्टॉप. आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, फुल स्टॉप. द रेशियो ऑफ magnitude of their linear momentum is, the ratio of magnitude of their linear momentum is, their linear momentum is. अभी अभी आपने ये रिलेशन निकाल लिया है, P is equal to under root 2m/ke. मासेस उसमें दिया है और बोला है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो आपको P निकालना है, P1 बाई P2. आंसर. यार कोशिश भी नहीं करते तुम लोग, मेहनत करने के नाम से दूर भागते हो. वेट कर रहे हो कि कब मैम सॉल्व करवाएं तो हम कॉपी कर लें, ऐसे कैसे होगा समझ नहीं आता. आपने एक अच्छा रिलेशन अभी अभी निकाला है, P इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन पढ़िए, 10 बार पढ़िए और समझिए कि आपको रेशियो जब निकालना है दो बॉडी का, दो बॉडी के मोमेंटम का. पहला कंडीशन क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, रेशियो निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा. चेंज क्या है सिर्फ, पहले का मोमेंटम क्या होगा,
2 इंटू मास कितना है 4 इंटू सम काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं पता, पर बोला है कि इक्वल है। P2 क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू मास कितना है 25 इंटू काइनेटिक एनर्जी। रेशियो बोला है तो उनको डिवाइड करना है, सिंपल सी चीज़ है। जब डिवाइड करोगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल बोला है। अब अंडर रूट 4 कितना होता है 2 और ये कितना है 5, सो आंसर इज दैट्स इट। इसमें इतना क्यों? बहुत सारे क्वेश्चंस, आई डोंट नो इफ दिस इज द स्पीड गोइंग टू बी, तो कैसे हम करेंगे आगे सॉल्व। चलिए हमारा जो ग्राफ था वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब एफ डी ग्राफ आपके पास फोर्स का ग्राफ है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो वर्क कैसे निकालोगे इसका, एरिया फाइंड करके। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जब एरिया हम निकालते हैं ना, वो हमेशा चेंज निकालते हैं। जैसे कि आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब आपने फोर्स और टाइम, एफ टी से क्या निकलेगा, फोर्स और टाइम के ग्राफ से क्या निकलेगा, एफ टी किसका फॉर्मूला है, फोर्स इंटू टाइम, पगला, एक्सेलरेशन। हाँ, समथिंग एल्स। तो फोर्स इंटू टाइम एक्चुअली इम्पल्स का फॉर्मूला था। फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स का फॉर्मूला था, और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये कैसे निकला था, फोर्स और टाइम का जो भी ग्राफ था उसका हमने एरिया निकाला तो हमें इम्पल्स मिला या फिर चेंज इन मोमेंटम मिला, चेंज मिला। वैसे यहाँ पे आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब आप ग्राफ निकालेंगे तो वर्क तो मिलेगा पर चेंज इन वर्क कुछ नहीं होता। वर्क इज इक्वल टू व्हाट, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, या तो एफडी ग्राफ से आप वर्क निकालिए या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि जब भी आप एरिया निकालोगे आप हमेशा चेंज निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कुछ तो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया ना, टोटल कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एरिया जो है वो चेंज ही तो बताने वाला है, एक पर्टिकुलर जगह पे थोड़ी ना बताने वाला है। जैसे आप लोग नॉर्मल जब स्लोप फाइंड करते थे, नॉर्मल स्लोप आपने फाइंड कर दिया कि ये कितना लंबा है ना, कितना वो स्लोप, कितना वो स्लैंट है, कितना एंगल है, वो अलग चीज़ है। पर जब आप एरिया फाइंड करते हो वहाँ पे पर्टिकुलरली या तो टाइम चेंज हो रहा है या तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है। तो आप एरिया जब फाइंड करते हो आप एग्जैक्टली चेंज निकालते हो। तो जैसे यहाँ पे आपने निकाला चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे आप निकालोगे वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही आने वाला है आपका वर्क एनर्जी थियोरम, जहाँ पे ये बोला जाता है कि वर्क इज इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर उसको मुझे समझाना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं अभी ऐसे नॉर्मली समझा देती हूँ, बाद में आप खुद से करोगे उसको। जैसे अभी हमने क्या देखा था, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी है ना ये, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। सो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास, एक्सेलरेशन को क्या लिखा था हमने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इंटू एस, ये और ये कैंसिल हो गया। तो मिला क्या था एक्चुअली आपको, अगर आप u को ज़ीरो ना करो तो आपको एक्चुअली क्या मिला था, m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर बाय 2। दिस कैन ऑल्सो बी री रिटन एज हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, है ना, यही आया था इनिशियली। तो ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क क्या आ गया था, वर्क इज इक्वल टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थियरम, वेट, WET, वर्क एनर्जी थियरम, वेयर यू प्रूफ दैट वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? अगर किसी के पास एनर्जी होगी वो काम करेगा, और काम करेगा तो ऑब्वियसली उसकी कुछ तो एनर्जी लूज होती जाएगी ना, तो चेंज हो रहा होगा ना काइनेटिक एनर्जी में। सो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बहुत डेप्थ में अभी तो नहीं जाएंगे, बट फिलहाल आप ये स्टेटमेंट समझो, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है जब हम डेप्थ में जाते हैं तो आप बेसिक चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। पहले आप एक हेडिंग लिखो, वर्क एनर्जी थियोरम। The work done on a body, the work done on a body by the net force, by the net force is equal to the change in kinetic energy, the change in kinetic energy. Okay, so you can straight away write this one, work is equal to change in kinetic energy। उसको आप ब्लॉक में डालो और यहाँ पे प्रूफ लिखो हेडिंग, प्रूफ लिखो हेडिंग, और इस चीज़ को कॉपी करना है तो कॉपी करो, अपने से करना है तो अपने से करो। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर, एंड फाइनली यू कैन कॉपी इट। हर जगह W लिखो। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी थियरम फॉर वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे आपने सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, यानी कि आप ये कौन सा फोर्स की बात कर रहे थे? कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे थे। सेम निकलेगा, उसका भी सोल्यूशन सेम ही आएगा रिजल्ट, पर वेरिएबल फोर्स का तरीका अलग होगा। सो वर्क एनर्जी थियोरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। अब ब्रैकेट में लिखो, हियर द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। हो गया। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स का क्या था? वैसे तो फोर्स इनटू लेट अस से छोटा डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा, अगर उस दिन का ग्राफ आपने कुछ कैसा बनाया था, लेट्स से कुछ ऐसा था, और आपने एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में उसको निकाला, और उसके बाद आपने उस पूरी लिमिट को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? छोटा सा इन्फॉर्मेशन पता है और उसको आपने पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया जहाँ तक वो डिस्टेंस कवर हुआ। और डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, इस छोटे के बारे में मुझे पता करना है ना? प्रैक्टिकल मीनिंग यही है। इंटीग्रेशन मतलब यू नो अ रिजल्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल पर्टिकुलर टाइम और डिस्प्लेसमेंट, एंड यू वांट टू नो व्हाट हैज़ हैपेंड इन द होल जर्नी। यू इंटीग्रेट फ्रॉम दिस लिमिट टू दिस लिमिट। ठीक है, ओके। एनीवेज, तो फोर्स को क्या लिख सकते हो अब? मास इनटू एक्सेलरेशन ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? नो,
वो कब था? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। यहाँ पे तो फोर्स चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो चेंज होगा। तो उस टाइम पे हम क्या लिखते हैं? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो डी वी बाई डी टी हम लिखते हैं इसको, और ये डी टी है, हाँ समझ जाना प्लीज। ओके ये राइट। अब इसको देख के क्या बोल सकते हो? ये क्या है? चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम। डी एस बाई डी टी क्या है? ओके, इट इज नॉट चेंज इन वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी। सो मास इनटू ये क्या हो गया? वेलोसिटी, क्योंकि आप v भी तो जानते हो ना भाई, डी एस बाई डी टी होता है। सो डी एस बाई डी टी इज v इंटू डी वी। ओके, मास यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हो? कितना भी धक्का लगाओ मास तो चेंज होगा नहीं ना। मास को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। सो मास को हमने बाहर निकाल लिया। अब वी डी वी है आपके पास, इसको इंटीग्रेट करो वी डी वी को। कहाँ खोए रहते हो यार, कहाँ घूरते रहते हो? क्या है, कोशिश तो करो समझने की। इट इज नॉट समथिंग फ्रॉम एलियन प्लैनेट। हम लोग अपनी बुद्धि को इतना लिमिटेड करके रखे हैं कि जो चीज लोग सालों और पता नहीं कितने सालों पहले करके जा चुके हैं, आज उनका किया कराया काम हम समझ नहीं पा रहे हैं। सोचो, कुएं के मेंढक बन चुके हैं हम। वी डोंट सी एनीथिंग अराउंड द कुआं, जस्ट देयर वही दीवारें दिख रही है हमको। आउटसाइड कुआं वी डोंट नो व्हाट इट इज। घूरे जा रहे हो बस ऐसी, पता नहीं क्या क्या, कौन सा ये लाइन घूर रहे हो? इट इज अ स्टैंडिंग लाइन। नर्सरी में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ कर, ये सब पढ़ाते हैं। कोशिश करो, हर दिन समझा समझा के थक गए। बता बेटा, कर ली वीडीवी का इंटीग्रेशन बताओ। कान पता नहीं क्या, ईयरिंग दो ईयरिंग। वीडीवी का इंटीग्रेशन क्या है? अरे यार बताइए। वी स्क्वायर बाई 2। मैथ्स भी समझ नहीं आती आपको, फिजिक्स तो छोड़ दो। इंटीग्रेशन हो गया ना, डेली तो बोल के जाती हूँ। अगर नहीं आता है तो वही अपना नोट्स खोलो ना, मैथ्स का इंटीग्रेशन हो गया ना, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन हो गया ना। नोट्स खोल के देखो कैसे किया है, और उसमें करना क्या है? v और dv है, आपको वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है। यानी कि आपको छोटा सा वेलोसिटी पता है, उसको पूरे वैल्यू में इंटीग्रेट करना है कि किस वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रही थी ओवरऑल। तो यहाँ पे क्या है इसका पावर 1। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो भी पावर है उसमें +1 कर दो, और जो भी ये पावर आई है उसको से डिवाइड कर दो। सो वी स्क्वायर बाई 2। तो जब इंटीग्रेशन लग चुका है तब हम इसके लिमिट्स लिख देंगे। और लिमिट्स क्या होगा? वेलोसिटी का है ना, लिमिट्स क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, इनिशियल, फाइनल। ओके, सो व्हाट इट इज? v की ही जगह पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्या आया ये? हाफ m v स्क्वायर, m को मैं अंदर लेकर आ रही हूँ, माइनस हाफ m u स्क्वायर। वही आया ना अल्टीमेटली। आप क्या निकाल रहे थे? वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाला आपने शुरुआत कैसे की थी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कब आप यूज कर सकते हो? जब आपका डैश कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन के पप्पा कौन है? फोर्स, because force is equal to mass into acceleration. This can be constant when force is constant, right? तो ये वाला आप कब यूज कर रहे हो? गिरना नहीं भाई, रुको। ये वाला कब यूज कर रहे हो? वह जब फोर्स कांस्टेंट है। ये इंटीग्रेशन कब यूज कर रहे हो? जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है। दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. It won't change whether it is your constant force, whether it is your variable force. Variable force. Clear my point? So what is the conclusion? Work is equal to change in kinetic energy. जो भी हमने ग्राफिकल से भी समझने की कोशिश की थी। अगर ft का ग्राफ है तो आपको क्या मिलेगा एरिया से? ft फोर्स इंटू टाइम का ग्राफ है तो एरिया से क्या मिलेगा? चेंज इन मोमेंटम। अगर fd का ग्राफ है तो आपको क्या मिलेगा एरिया से? चेंज इन और वेरी गुड वर्क।
प्लीज़ कॉपी इट डाउन एज इट इज़. थोड़ा कुछ ऐड करना ऐड कर सकते हो. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. कब कहाँ कैसे कौन से सिलेबस में पूछ लेंगे पता नहीं. प्लीज़ प्रैक्टिस करो प्लीज़. अभी नहीं तो कभी नहीं. हम सोचते हैं टाइम मिलेगा कर लूँगा, अभी थोड़ा चिल करते हैं. सबसे बड़ी भूल है. प्लीज़ डू इट. पहले कोशिश करो अपने आप करें, उसके बाद फिर बोर्ड देखो. अभी के अभी इसको रिवाइज कर लो. किस लिए आगे के लिए छोड़ोगे. थोड़ा जल्दी. A body of mass 4 kg. Yeah. A question related to this topic. A body of mass 4 kg is moving with a velocity of is moving with a velocity of 6 meter per second. सभी का हो गया पहला वाला टॉपिक. समर्थ दिखाओ जो अभी टर्न किया है पेज. पूरा छोड़ दिया. अभी करो इसको, बाद में वो छूटता जाएगा. हो गया आपका बेटा. अभी मुझे दिख ही नहीं रहा. समर्थ का सर आ रहा है. क्या ये हो गया ना. नहीं हुआ तो करो. तुम्हारा हुआ भाई. ओह ऑरेंज पेन क्या खुशी से लिख रहे हो. ऑरेंज कितना ज़्यादा चौकी कलर है पता है. क्यों स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है ये कलर. पगला कल से येलो कलर में लिखना. फुल स्टॉप. अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. A force acts on a body in its direction of motion and its velocity increases to 10 meter per second. Its velocity increases to 10 meter per second. Full stop. What is the work done by the force? What is the work done by the force? एक बॉडी है 4 kg की. वेलोसिटी कितनी है उसकी 6 मीटर पर सेकेंड. एक फोर्स उसी की डायरेक्शन में लगता है और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड. अब पूछा है कि उस पर कितना काम हुआ. फोर्स ने कितना काम किया. कितना काम करेगा जितनी एनर्जी होगी. सो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. v दिया है, u दिया है, मास दिया है. आंसर. यू नॉट इवन थिंकिंग हाउ टू डू इट. आंसर. स्टडी टाइम स्टार्ट हो चुका है 1 से 4 वाला. आज से हाँ तो पिछले मंडे से क्या कर रहे हो. टाइम पास कर रहे हो. बताया क्यों नहीं. कोई नहीं पढ़ता.
तो वही तो तुम लोगों को नोटिस किया जा रहा है, पीटीएम में वो सारी चीज़ें बोली जाएंगी। सेल्फ स्टडी है वो। बाकी बच्चे बैठे हैं, क्लास में पढ़े होते नहीं, सिर्फ स्टडी करने बैठे ना होते, सिर्फ बातें चलती हैं। तो बाई चांस तुमसे कौन बात करेगा? बगल वाला। तो उसको मना करो, मत करो बात, काम करो। वो नहीं रुकता, तुम नहीं रुकते बात करने से। मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ। सुनो, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, बगल वाला क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर मेरा इंटरेस्ट है बात करने का तब तो मैं घुस जाऊंगी क्राउड में, पर वो टाइम वेस्ट होगा। सेल्फ स्टडी का मतलब ही है कि खुद की पढ़ाई, खुद के लिए पढ़ाई। जो डाउट है अगले दिन मुझसे या किसी भी टीचर से पूछो, अपने के लिए पढ़ाई करो। एक्चुअली अब क्या हो रहा है, सर ने ये जवाब इसलिए दिया है क्योंकि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, नीदर द पेरेंट्स। अब उस दिन वो बच्चा आके मुझे धमकाता है, मैम जो बोलो मेरे को बोलो, पेरेंट्स को कुछ मत बोलो। अब वही बच्चा एब्सेंट है। मतलब पेरेंट्स के नाम से धक्का लग रहा है, पर पेरेंट्स के लिए कर कुछ नहीं रहे हैं हम। क्या तुम्हारे वहाँ टाइम पास करने से, हॉस्टल में बैठ के टाइम पास करने से, रील स्क्रॉल करने से उससे पेरेंट्स हर्ट नहीं होंगे? सच बताओ, खुशी होगी कि चलो बच्चा कम से कम है तो कहीं पे कुछ तो कर रहा होगा। हाँ, कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आप साइड करो। बदतमीज़ होता जाएगा वो इंसान, या जो भी इंसान इस तरीके से टीचर से मुँह लड़ाएगा तो बदतमीज़ होता जाएगा लाइफ लॉन्ग। आज तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि पढ़ाई करो, कल वो भी नहीं बोलेगा कोई, वो भी नहीं बोलेगा कोई। पेरेंट्स भी छोड़ देंगे एक टाइम के बाद, टीचर्स तो वैसे भी पहले ही छोड़ चुके होंगे। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सेल्फ स्टडी का मतलब खुद के लिए, खुद की पढ़ाई, डू योरसेल्फ। आज के लिए टॉपिक है आप लोग अब वापस से मॉड्यूल 1 का प्रैक्टिस टाइम 1 चालू कर दो। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। और कल मैं देखूंगी, और जिसका नहीं हुआ होगा, अब जो बच्चे एब्सेंट बोलने वाले हैं उनके प्लीज़ मैसेज में डाल दो आज क्या है सेल्फ स्टडी, वो घर पे सेल्फ स्टडी करें। पेज नंबर 3, प्रैक्टिस टाइम 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब तुम्हें नहीं आता है ये हिमांशु, तब तुम्हारा काम है कि आपस में थोड़ा सा बैठ के डिस्कस करो, बातें नहीं, डिस्कशन। प्रैक्टिस टाइम 1, आज 15 क्वेश्चन है आपके लिए सेल्फ स्टडी का टॉपिक। यस, हाँ, व्हाट वाज द आंसर? गर्ल्स आंसर। हाँ, वेरी गुड, यू डिडंट इवन सॉल्व। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं इकट्ठा हो जाओ, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको शर्म आ जाएगी एक दिन, डोंट वरी। तुम में थोड़ा दूर बैठ जाओ। कौन है वो बच्चा? शक्ल बताओ, नाम नहीं तो सर को ये भी पता है ना कि वो उनका कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे हटाएंगे और क्या करेंगे। इसलिए इतना गुंडा बन के घूम रहे हैं पीछे वाले बच्चे। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा भी मूड ऑफ होगा, फिर हम भी निकलेंगे एक एक करके। पढ़ो ये सोचो। अभी से चालू करो, काम नहीं आएगा। प्रैक्टिस 1। इन अभी आज का जो पढ़ाई है उसमें कुछ डाउट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। एक बार